Hello everyone, welcome to the class. My name is Fareen Khan and I am your guide for English literature. आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का इंग्लिश का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था 17 जुलाई 2026 को, उसकी आरपीएससी ने अभी 16 अगस्त 2026 को आंसर की रिलीज़ की है मॉडल की। उसके अकॉर्डिंग हम इस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें हमारे पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, जिनमें ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। तो ये इस पेपर में मिक्सअप क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्शन वाइज हो, जैसे कि ग्रामर के क्वेश्चन हो पहले, फिर लिटरेचर के, फिर टीचिंग मेथड के, सारे इसमें मिक्सअप हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following idiomatic expressions mean insist on something, be firm in an objection or protest or assert oneself। यानी कि इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी जो इडियम है उसके लिए ये फ्रेज यूज की जाती हैं, यानी कि उनका मीन ये है insist on something। तो ऑप्शन नंबर 1 इज put या set a foot wrong, second is put one's best foot forward, option number third is put one's foot down, option number fourth is put one's foot in it। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, put one's foot down। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड नंबर क्वेश्चन, चूज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। यानी कि ये जो हमारी इडियम दी हुई है इसका हमें मीनिंग बताना है। टॉय विद एन आइडिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज सीरियसली थिंक अबाउट, ऑप्शन नंबर 2 इज कंसीडर लाइटली, ऑप्शन नंबर थर्ड इज पे नो हीड टू, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज थिंक ऑफ नथिंग एल्स। तो इसका सिंपली आंसर होगा टॉय विद एन आइडिया। यानी कि कोई भी सिंपल थिंग के लिए ये इडियम यूज की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कंसीडर लाइटली। यानी कि किसी भी चीज को लाइटली कंसीडर करना, उसके लिए हम यूज करते हैं टॉय विद एन आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू फिडल अराउंड। टू फिडल अराउंड, इस इडियम का हमें मीनिंग बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इज टू प्ले म्यूजिक, ऑप्शन नंबर 2 इज टू वेस्ट टाइम, ऑप्शन नंबर थर्ड इज टू फाइट हैवीली, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज टू हेल्प समवन। तो इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, टू वेस्ट टाइम। टू फिडल अराउंड, इसका मीनिंग होता है टू वेस्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट वर्ड यूज करना है। ही इज ब्लैंक स्पेस इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज अडेप्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज अडेप्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अडॉप्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अडेप्ट। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ये तो ऐसा तो कोई वर्ड होता नहीं है। और अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को किसी को ग्रहण अपनाना या फिर गोद लेना। अडॉप्ट करने आना, अडॉप्ट यानी गोद लेना। अब ये दो हैं, ये दो सिमिलर से हैं, बस इसमें मीनिंग का थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है कि अडेप्ट मीन्स तो होता है ग्रहण करना, और अडेप्ट मीन्स होता है किसी काम में कुशल होना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ही इज अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग, यानी कि वो पेंटिंग की मतलब पेंटिंग की कला में निपुण है। इसका मीनिंग निपुण भी होता है, निपुण होना या कुशल होना, ये सेम ही मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मना ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि हमें मिसपेल्ड वर्ड है
इसमें ढूंढना है कि कौन सा इनमें से मीनिंग सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेक्रिलेजियस। सेक्रिलेजियस की स्पेलिंग क्या होती है? SACRILEGIOUS, सेक्रिलेजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, which of the following idiomatic expression means to oppose one person to another for your own personal advantage? यानी कि किसी को अपोज करना अपने सेल्फ एडवांटेज के लिए, उसके लिए हम कौन सी इडियम का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज प्ले ऑफ somebody against somebody. ऑप्शन नंबर 2 इज प्ले पोसम. ऑप्शन नंबर 3 इज प्ले इट सेफ. ऑप्शन नंबर 4 इज प्ले सेकंड फिडल. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, प्ले ऑफ somebody against somebody. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट? मिस बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज शी sat beside him during the concert. B is currants are my favorite dry fruits. C is I need to purchase few stationery for my project. तो इसमें बताना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो राइट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट होगा क्योंकि ये ग्रामेटिकली बिल्कुल राइट है। और ये स्टेटमेंट नंबर बी इनकरेक्ट होगा बिकॉज करंट्स के लिए प्लूरल वर्ब यूज की गई है जो कि रॉन्ग है। करंट्स एक यूनिट की तरह यहाँ पे यूज हुआ है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज होनी थी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और सी नंबर स्टेटमेंट में है आई नीड टू परचेज फ्यू स्टेशनरी फॉर माई प्रोजेक्ट। फ्यू ऑलरेडी हम जानते हैं कि फ्यू नेगेटिविटी को शो करता है, ओनली फ्यू, तो इसकी जगह सम या ए फ्यू या द फ्यू होता तो ये राइट होता, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, चूज द ग्रुप विद द करेक्ट स्पेलिंग। यानी कि इनमें से मिस स्पेल्ड वर्ड है तो जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है कौन सी में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओकेजन। ओकेजन ओकेजन, अच्छा, तो ओकेजन की हमारी स्पेलिंग होती है OCCASION। ये तो हमारी ओकेजन की होती है। मिलेनियम की होती है MILLENNIUM। बिगनिंग की होती है हमारी BEGINNING, ये हमारी बिगनिंग की होती है। और हाइजीन की होती है HYGIENE। तो देख लेते हैं इनमें से कौन से में करेक्ट है। यहाँ ये ओकेजन रॉन्ग है, यहाँ का ओकेजन ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें डबल एस लगा दिया है। ये OCCASION ये वाला करेक्ट है, NOC इसमें डबल सी नहीं है तो ये भी रॉन्ग है। तो आंसर हमारा इससे ही लग जाएगा ओकेजन से। तो सिंपली हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, जिसमें मिलेनियम भी हम देख लेते हैं MILLENNIUM, मिलेनियम भी राइट है। BEGINNING बिगनिंग भी राइट है। हाइजीन है HYGIENE, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। ये वन वर्ड का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा राइट है। द एक्ट ऑफ मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, रेजिसाइड। द एक्ट ऑफ मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग रेजिसाइड, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग का जो मर्डर होता है उस एक्ट को कहते हैं होमिसाइड। बी इज किलिंग ऑफ वंस मदर, मेट्रिसाइड, ये राइट है, ये वाला रॉन्ग है। एंड मर्डर ऑफ ए किंग होमिसाइड, ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि किंग के मर्डर को रेजिसाइड कहते हैं।
और डी इज किलिंग ऑफ वंस फादर पेट्रीसाइड, तो ये भी राइट होगा। तो इसमें इसने ये चेंज कर दिए हैं कि जो एक्ट ऑफ मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो तो होता है होमिसाइड, एंड मर्डर ऑफ किंग होता है रेजिसाइड, और किलिंग मदर होता है मेट्रिसाइड, और किलिंग फादर होता है पेट्रिसाइड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड डी। बी एंड डी किसमें है? ऑप्शन नंबर फोर्थ में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन वन वर्ड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से डील करना है क्योंकि ये एक आरपीएससी का पेपर पैटर्न का जो न्यूली ट्रेंड है उसमें ये लेटेस्ट पैटर्न है। इसमें चार आपको स्टेटमेंट दिए हैं और चार चार करके उनके पेयर दिए हुए हैं। तो आपको उनमें एक ही ऑप्शन चूज करना है जिसमें कि चारों ऑप्शंस के राइट आंसर हो। ये नहीं कि एक में एक का हो या दूसरे में दूसरे का हो, इसमें पूरे का देखना है हमें कि कौन सा चारों में चारों ऑप्शंस राइट बैठ रहे हैं। देख लेते हैं। वन इज हु लिव्स ए लोनली ऑस्टर लाइफ, तो उसको क्या कहते हैं जो लोनली और ऑस्टर लाइफ जीता है? उसको कहते हैं हमारे एस्थेटिक। सेकंड नंबर इज हु इज सुप्रीमली सेल्फिश, यानी कि जो बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है उसको हम कहते हैं इगोइस्ट। थर्ड इज हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड, यानी कि जो बहुत ज्यादा अपने आप में ही रहता है, अपने आप को सेंटर में रखता है वो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट। इगोइस्ट और इगोटिस्ट इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, स्पेलिंग में भी और इनके मीन में भी। तो ये हमें बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इनमें ऑप्शंस भी बिल्कुल क्लोज क्लोज दिए हुए हैं। तो फोर्थ नंबर इज हुज इंटरेस्ट आर टर्न बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि जो जो दोनों तरीके से जिसके इंटरेस्ट है वो उनको दोनों तरीके से टर्न कर सकता है, तो वो होता है हमारा एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट। तो देख लेते हैं ये हमारे कौन से ऑप्शन में है। एस्थेटिक, इगोइस्ट, इगोटिस्ट एंड एम्बीवर्ट। इसमें अल्टरनेट है ऑप्शन नंबर वन में, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। फर्स्ट इज हो जाएगा एस्थेटिक, सेकंड इज हो जाएगा इगोइस्ट, थर्ड इज हो जाएगा इगोटिस्ट एंड फोर्थ इज एम्बीवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिनोनिम बताना है हमें इसमें। चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड वॉइस्ट्रस। वर्ड है हमारा वॉइस्ट्रस, तो इसका सिनोनिम बताना है। वॉइस्ट्रस यानी बहुत बड़ा चढ़ाकर, यानी कि बहुत भड़कीला चमकीला, उस अर्थ में इसका हम ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन इज क्लैमरस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दियर सबटाइटल्स इन सब्स्टिट्यूट्स इन कॉलम बी। अगेन वन वर्ड का क्वेश्चन है। देखते हैं वन वर्ड के अब तक टोटल 3 क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो वन वर्ड के टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम में। तो मैच करते हैं हमारा वन ए स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, वन अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट्स, वन हु डज गुड ऑफ मैनकाइंड। जो फिलान्थ्रोपिस्ट होता है, वन हु डज गुड मैनकाइंड। तो वन का हो जाएगा, सॉरी सी का हो जाएगा सेकंड। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज और प्रॉब्लम्स, यानी कि सभी डिजीज और प्रॉब्लम्स के लिए ये होती है पेनिशिया। एंड ए स्पीच विदाउट प्रेपरेशन, ये हो जाएगा एग्जटेम्पोर। और ये हो जाएगा वन अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट्स, ये हो जाएगा आर्बिट्रेटर। तो आंसर इज होगा हमारा 4 4 1 2 3। तो ये होगा हमारा 4 1, ऑप्शन नंबर फोर्थ 4 1 2 3।
ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। इसमें सिनोनिम बताना है। अगेन, द जज गिव ए lenient सेंटेंस कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस। lenient का हमें सिनोनिम बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज स्ट्रिक्ट, सेकेंड इज सेवरे, थर्ड इज हार्श, फोर्थ इज मर्सीफुल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, मर्सीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। मैच द कॉलम ए हैविंग अराउंड सिंबल विथ कॉलम बी हैविंग वर्ड्स। कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फोनेटिक का क्वेश्चन है ये। तो हमारा ये कट में तो हो जाएगी हमारी साउंड ये वाली, एंड सो में हो जाएगी सौ, आओ ये वाली, से में हो जाएगी ए, एंड बेल में होगी बेल, सॉरी ये वाली। तो करेक्ट आंसर इज सी डी ए बी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू कैंडिड। कैंडिड का अपोजिट बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इज डिसीटफुल, ऑप्शन नंबर सेकंड इज ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज कंसेंशियस, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज फ्रैंक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डिसीट, डिसीटफुल। ये कैंडिडेट का अपोजिट होता है, डिसीटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड एक्चुअल। एक्चुअल का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, एक्चुअल, एक्चुअल। तो ये हमारा इसका करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज SVOA पैटर्न। इसमें पैटर्न फाइंड करना है कि कौन सा SVOA पैटर्न पर है। फर्स्ट इज डोंट थ्रो अवे दैट हैट। तो ये तो हो जाएगा हमारा, इसमें होगा VAS। नेक्स्ट में होगा SV द चाइल्ड, O वेयर A। नेक्स्ट में देखते हैं ही सब्जेक्ट हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगी वर्ब, ऑन बुक्स मोर देन ऑन क्लॉथ्स, ऑन बुक्स O, और ये हो जाएगा हमारा A। नेक्स्ट में हो जाएगा दे एस प्लेड बी ए क्लेवर ट्रिक, ये O हो जाएगा। सॉरी ये पूरा कंसीडर O ही होगा, ये भी O है एंड ये भी O है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दे केप्ट द चाइल्ड इनडोर्स। ये इसमें बन रहा है हमारा ये वाला पैटर्न, SVOA पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर क्वेश्चन। अगेन फोनेटिक का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है चेयर्स का ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेयर्स, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चेयर्स का करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन इज चेयर्स, ये इसका करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर क्वेश्चन। अगेन पैटर्न का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इन द गिवन सेंटेंस। इट रेन्ड स्टीडीली ऑल डे। इसमें पैटर्न फाइंड करना है, क्या पैटर्न है। तो इट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, रेन हो जाएगी हमारी वर्ब, स्टीडीली हो जाएगी हमारी एडवर्बियल, एंड ऑल डे ये भी हमारी एडवर्बियल। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर है SVAA, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द बेसिक सेंटेंस पैटर्न, द इलनेस मेड हिम बैड टेम्पर्ड। द इलनेस मेड हिम बैड टेम्पर्ड।
तो ये इलनेस हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, मेड हो जाएगी वर्ब, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, एंड बैड टेम्पर्ड हिम को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सी। तो इसमें पैटर्न बनेगा SVOC। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 नंबर। इसमें भी पैटर्न फाइंड करना है। आइडेंटिफाई द बेसिक सेंटेंस पैटर्न। द किंग गिव हिम ए मेडल। द किंग गिव हिम ए मेडल। तो किंग हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, गिव हो जाएगी वर्ब, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, एंड मेडल इज कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, मेडल इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। ये हमारा इनडायरेक्ट IO है यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है DO यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो SVOO इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें पैटर्न बताना है हमें। एवरीवन वॉज लॉन्जिंग फॉर द हॉलीडेज टू बिगिन। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन ट्रांजिटिव प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन प्लस टू इन्फिनेटिव, जिसमें कि एवरीवन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और वॉज लॉन्जिंग हो जाएगा हमारा वर्ब जो भी कैसी है इन ट्रांजिटिव, एंड फोर हो जाएगा हमारा प्रपोजिशन, एंड द हॉलीडेज हो जाएगी इज नाउन, एंड टू बिगिन ये हमारा हो जाएगा इन्फिनेटिव। इसमें दो ऑप्शंस बहुत क्लोज थे, और लेकिन आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज है, जिसमें से कि 23 टू लेकर 26 नंबर क्वेश्चन पैसेज के हैं। तो इनकी मैं सिंपली आंसर बता देती हूँ आपको। 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हिज एबिलिटी टू टॉक अबाउट अदर्स हॉबीज। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन इज बेड ब्लैंकेट का अर्थ बताना है कि पैसेज में किस तरह से उसको लिया गया है। 24 नंबर इज ऑप्शन नंबर 2, one who spoil others fun by failing to join in their enthusiasm. Next 25 number question is the mannerism to be avoided not mentioned in the passage. पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें से कौन सा अवॉइड किया गया है। तो 25 क्वेश्चन में है फोर्थ नंबर आंसर, मूविंग टू एंड फ्रो। नेक्स्ट इज 26 नंबर क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ही शुड ओवर एम्फेसाइज हिज हैप्पीनेस। नेक्स्ट हमारे ये है पोइम के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो हमारा आया था अनसीन पैसेज, और एक है अनसीन पोइम। तो उसके 27 से 29 तक क्वेश्चन है, जिसमें कि 27 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लाइटली ओ लाइटली वी वियर हर अलोंग सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ। यानी कि पोइम के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि फ्रेज जो यूज हुई है, ये लाइन जो यूज हुई है, इसका मीनिंग क्या है। केयर एंड जेंटलनेस इन कैरिंग द ब्राइड। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द पोइम्स फॉर्मल फीचर्स। यानी पोइम के फीचर्स में से बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, इट यूसेज अननेसेसरी साइंटिफिक वर्ड्स। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब इन द गिवन पोइम। यानी पोइम में क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए ग्रेसफुल प्रोसेशन ऑफ ए लेडी, प्रोबेबली ए ब्राइड और ए क्वीन। तो ये थे हमारे पोइम के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव ए नाउन क्लॉज। इनमें से बताना है कि कौन से सेंटेंस में नाउन क्लॉज का यूज नहीं हुआ है। जनरली नाउन क्लॉज को ढूंढने के लिए हम सब्जेक्ट से वर्ब से क्वेश्चन करते हैं हाउ का। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, ही थॉट दैट इट वाज ए हॉलीडे। ही थॉट, हाउ का बोला मैंने, व्हाट का क्वेश्चन करते हैं वर्ब से। तो हम इसमें वर्ब से क्वेश्चन करेंगे ही थॉट व्हाट।
दैट इज इट वाज हॉलीडे। तो ये तो हमारा हो जाएगा नाउन क्लॉज। ऑप्शन नंबर 2 में ही एट द फूड विच ही फाउंड, ही एट व्हाट, द फूड। तो इसमें तो हमारे हमारा आंसर मिल गया। तो ये तो ऑब्जेक्ट है इसका, तो इसमें यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज आई डिड नॉट नो हु शी वॉज। तो इसमें अगेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। आई डिड नॉट नो व्हाट, कि हु शी वॉज, तो ये भी हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा इसमें। फोर्थ नंबर में नो वन रियलाइजेज, नो वन रियलाइजेज व्हाट, हाउ वी सफर। तो इसमें भी हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो इन तीनों में नाउन क्लॉज है और इसमें नाउन क्लॉज का यूज नहीं है, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज का यूज हुआ है एक्चुअली, क्योंकि ये फूड की जो क्वालिटीज है उसको शो करता है। तो मतलब उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सी इस बार के जो ये सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं। नो डाउट सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ग्रामर के क्वेश्चन हमेशा से ही अच्छे पूछे जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीप कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। लेकिन जो इस बार का पेपर है, इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और लेवल के अकॉर्डिंग। एंड जो आरपीएससी का रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है टफ पेपर्स का, स्टेटमेंट्स का और नई नई टेक्निक्स का, तो ये उसके अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब उन्हें जनरली हम पहली रीडिंग में भी नहीं लगा सकते, उसके लिए हमारा कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम तो जाएगा ही। तो ये हमें अच्छे से इनको एनालाइज करना है, जो भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, पैटर्न को समझना है और उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक सेंटेंस पैटर्न। इसमें भी हमें पैटर्न का क्वेश्चन बताना है। एसवीओसी से यानी कि सेंटेंस पैटर्न के ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनडायरेक्टली देखें तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न को मिला के भी टोटल 10, अराउंड 9-10 तक क्वेश्चंस हैं। तो ये एक मेजर ग्रामर का पोर्शन है जिसे जनरली हम कम टाइम में और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हमारा कौन सा पैटर्न बन रहा है। ही मेड द अदर चेयर। इसमें हमारा ही तो हो जाएगा सब्जेक्ट, मेड हो जाएगी हमारी वर्ब, द अदर चेयर, द अदर चेयर ये पूरा एक होगा, यानी कि ही मेड व्हाट, द अदर चेयर, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एस वी ओ। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, एस वी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडवर्ब क्लॉज। इनमें से बताना है कि कौन सा एडवर्ब क्लॉज नहीं है। एडवर्ब क्लॉज हम जानते हैं कि किसी भी प्लेस या फिर कोई क्वालिटीज उनसे रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज विल समबडी टेल मी वेदर शी हैज कम और नॉट। ऑप्शन नंबर 2 is he ran as though he had seen a ghost. Option number 3rd is this dog barks whenever the doorbell rings. Option number 4th is she does very much as she likes. तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, will somebody tell me whether she has come or not। तो हम जनरली इसमें नाउन क्लॉज है, क्योंकि जब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं व्हाट या होम का, तो हमें आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट जनरली यूज होता है हमारे नाउन क्लॉज में। इन सभी में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज यूज हुआ है और इसमें है नाउन क्लॉज। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 नंबर, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट सोनेट आर करेक्ट। सोनेट के बारे में बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इज इट इज ए लॉन्ग नरेटिव पोइम। ये लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है सोनेट। नो, इट इज शॉर्ट होती है, 14 लाइन की पोइम होती है। सोनेट के बारे में हमें पता ही है। इट हैज ए स्पेसिफिक राइम स्कीम। इसकी एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है। यस, इसकी स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि सोनेट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पेट्रार्कन सोनेट एंड सेकेंड इज इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। तो इसकी पेट्रार्क की भी राइमिंग स्कीम होती है,
ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई सी डी ई, सी डी ई सी डी ई एंड सी डी ई सी डी सी, ये वेरी करती है सेस्टेट की लाइन। और जो ये इंग्लिश सोनेट होता है या शेक्सपियरियन सोनेट होता है, इसकी भी राइमिंग स्कीम फिक्स होती है, ए बी बी सी, सी डी सी डी, सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी जी, ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर वन, सॉरी स्टेटमेंट नंबर वन तो रॉन्ग हो जाएगा, बी इज करेक्ट एंड सी, इट टेल्स ए स्टोरी। तो ये क्या स्टोरी को शो कर, स्टोरी को टेल करती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें दो ही बताने हैं कि दो कौन से राइट हैं, तो दो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट होंगे वही हमारे आंसर होंगे। डी इज, इट इज ए 14 लाइन पोइम, तो यस ये 14 लाइन की पोइम होती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी एंड डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू, बी एंड डी इज आर करेक्ट। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू सेंटेंसेज इज, यानी कि डिफरेंस बताना है दोनों सेंटेंसेज में। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच का ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है ही वॉज ए लायन इन द फाइट, यानी कि वो एक बैटल में या फाइट में यानी कि युद्ध में लॉयन के जैसा है, मतलब लॉयन है। और सेकंड इज ही फॉट लाइक ए लॉयन, और यानी कि इसमें कह रहा है कि वो लड़ा कैसे, लॉयन की तरह। तो जहां भी हमारे लाइक या एज आ जाता है वो तो हमारा हो जाता है सिमिली, और बिना लाइक और एज के जो इन कंपैरिजन होता है वो होता है हमारा मेटाफर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर वन इज बोथ आर मेटाफर, टू इज, वन इज मेटाफर एंड टू इज ए सिमिली, थर्ड इज वन इज ए सिमिली, सेकेंड इज ए मेटाफर, फोर्थ इज वन इज एन एक्सप्लिसिट सिमिली, सेकेंड इज एन इम्प्लाइड सिमिली। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट इज ए मेटाफर एंड सेकेंड इज ए सिमिली, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। अगेन फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, एज आई गेन द को विद पुशिंग प्रो एंड क्वेंच इट्स स्पीड द स्लशी सैंड। तो इसमें हमारा पन नहीं होगा, क्योंकि पन में एक ही वर्ड होता है, वो दो दो आइडियाज को शो करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ओनोमेटोपोया, क्योंकि इसमें ये जो स्पीड से रिलेटेड जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं लाइक स्लशी सैंड, पुशिंग प्रो, तो ये एनोमेटोपोइक वर्ड्स होते हैं। कोई भी साउंड से रिलेटेड कोई वर्ड होता है तो वो भी एनोमेटोपोया में आता है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा एनोमेटोपोया, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट, अच्छा ओड का क्वेश्चन है ये। बोथ ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक स्पेस ओड फॉर्म्स वर रिवाइव ड्यूरिंग द ब्लैंक स्पेस एंड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस वेस्टर्न लिरिक पोइट्री इनटू द ब्लैक स्पेस सेंचुरी। इसमें बताना है कौन सी ओड के बारे में यहाँ बात की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 36 नंबर क्वेश्चन, Pindaric and Horatian, Renaissance and 20th, both Pindaric and Horatian ode, इसमें फिल कर देते हैं, both Pindaric and Horatian ode during the Renaissance and continue to influence Western lyric poetry into the 20th century। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है अगेन, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ डॉन, यानी कि विंड लाई asleep इन द आर्म्स ऑफ डॉन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, पर्सोनिफिकेशन, यानी इसमें विंड को, विंड की जो नॉन नॉन लिविंग, विंड एक नॉन लिविंग है और उसको लिविंग बीइंग की क्वालिटी शो की गई है कि विंड लाइज अस्लीप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
38 नंबर, which of these is not a characteristic feature of stream of consciousness, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है? इंटीरियर मोनोलॉग, सेकंड इज लीनियर स्ट्रक्चर, थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल सिंटेक्स, ऑप्शन नंबर 4 इज सब्जेक्टिविटी। 38 नंबर में करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर, बिकॉज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में हमारी इंटीरियर मोनोलॉग तो होता है, क्योंकि ये पर्सन के माइंड में थॉट प्रोसेस होती है, उसको शो करता है। इसमें एक्सपेरिमेंटल सिंटेक्स भी होता है और इसमें सब्जेक्टिविटी भी होती है, लेकिन इसमें लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बैलेड? इनमें से बताना है कि बैलेड का कौन सा क्वेश्चन, सॉरी कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है। इट इज द नरेटिव स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग्स, इट इज द नरेटिव स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग्स, तो ये हमारा करेक्ट होगा। इट इज ड्रामेटिक, कंडेंस एंड इम्पर्सनल, यस ये ड्रामेटिक भी होती है, कंडेंस भी होती है और इम्पर्सनल भी होती है। थर्ड इज इट यूजुअली ऑब्जर्व सेट फॉर्मूला विद यूज ऑफ इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, तो ये भी इसमें होता है। इट इज ऑलवेज इनकॉमिस्टिक इन टोन यूजुअली टू कमेमोरेट एन इवेंट, तो ये नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, which of the following statements about a dramatic lyric are correct? Choose the correct option. Statement number A is a single person who is not the poet utters the speech which makes up the whole poem, तो ये हमारा स्टेटमेंट है, ये तो राइट है। B is the presence of one or more people is acknowledged by the speaker himself, तो ये भी हमारा राइट होगा। C is the form was used by Ezra Pound, T.S. Eliot and other. Third statement is this form was used by Ezra Pound, T.S. Eliot and other poets of the 20th century, तो ये भी हमारा राइट होगा। तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4, A, B, C में तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कन्वेंशंस ऑफ पेस्टोरल एलिजी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पेस्टोरल एलिजी की जो कन्वेंशंस हैं वो हमें बतानी है कि कौन सी सही है। A is nature is involved in mourning the shepherd's death, yes it is correct। B is there is a procession of mourners, yes इसमें mourners का procession होता है। C is the poem reflects on divine justice, yes C is right। D is at the end there is a renewal of hope, yes ये भी हमारा राइट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल फोर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, A, B, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, लिटरेचर का क्वेश्चन है। रेनेसा वाज ए रिवाइवल ऑफ ग्रीक लर्निंग एंड वर्ल्ड व्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इट्स स्प्रेड फ्रॉम ग्रीक टेरिटरीज टू इटली। कि ये क्वेश्चन बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि जो नेट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कुछ छोड़ने लायक होते हैं, उन्हें हम स्किप भी कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, बाइजेंटियम वॉज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी कि इसमें रेनेसा पीरियड का जो रिवाइवल हुआ था ग्रीक लर्निंग से और ग्रीक वर्ल्ड व्यू से, तो इसमें बताना है कि जो ग्रीक टेरिटरीज थी इटली की, उनमें जो बाइजेंटियम था उसकी ये क्वालिटीज दी हैं और उनमें से बताना था कि कौन सा रॉन्ग है। तो जो इसकी जो जियोग्राफिकल जो लैंड है उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है बाइजेंटियम वाज द ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, तो ये रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि बाइजेंटियम वेस्टर्न पार्ट नहीं था, उसका ईस्टर्न पार्ट था। तो और जो ये तीन स्टेटमेंट हैं ये राइट है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, ह्यूमंस आर कॉल्ड डाइजिन
their being because they are defined by the fact that they exist or are in the world and inhabited it. Who used the phrase Dasein for humans in his existential exposition? इनमें से ये वैसे तो ये एग्जिस्टेंशनलिज्म का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लेवल का क्वेश्चन है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन स्किप करने वाले हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 43 ऑप्शन नंबर 2, मार्टिन हेडगर। इन्होंने जो ये टर्म है ये दी थी ह्यूमंस की कौन स्टेटमेंट डेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, which one of the following is not a characteristic feature of romanticism? यानी कि रोमांटिक मूवमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज ए जनरल exaltation of human over reason, second is a heightened examination of the human personality, third is a general exaltation of the intellect over senses, fourth is a turning in upon the self। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए जनरल एक्सल्टेशन ऑफ द इंटेलेक्ट ओवर सेंसेस। ये इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, which from which Shakespearean play did Aldous Huxley derive the ironic title of his novel Brave New World? अगेन ये लिटरेचर का क्वेश्चन है। लिटरेरी मूवमेंट्स एंड पीरियड जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब थे, ये उनमें से क्वेश्चन है, लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन है। तो जिसने शेक्सपियर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है वो ही इसका आंसर कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, द टेम्पेस्ट। यानी कि जो एल्डस हक्सले हैं उन्होंने अपना एक नॉवल लिखा था ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो वो शेक्सपियर के कौन से प्ले से इंस्पायर होके लिखा था? तो ये लिखा था द टेम्पेस्ट। 46 number question, which of the following is not a characteristic of romanticism as a literary movement? यानी कि इनमें से बतानी है। अगेन रोमांटिक पीरियड का क्वेश्चन है कि कौन सी इसमें रोमांटिक पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इंटरेस्ट इन नेचर एंड द सिंपल लाइफ, इंटरेस्ट इन द पास्ट एंड द एक्सोटिक, फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन, या इंटरेस्ट इन डेकोरम एंड ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, इंटरेस्ट इन डेकोरम एंड ऑर्डर। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री? मेटाफिजिकल पोइट्री का क्वेश्चन है, इनमें से बताना है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज फार-फेच्ड इंजीनियस कंपैरिजंस, ये मेटाफिजिकल पोइट्री में होता है। आर्ग्यूमेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, यस ये भी होता है। कन्वेंशनल इमेजरी, ये नहीं होता। ड्रामेटिक टोन, ये भी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, द 19th century dislike of realism is the rage of Caliban seeing his own face in a glass. The above comment appears in the preface of the novel. Option number 1 is The Way of All Flesh, second is Hard Times, third is The Picture of Dorian Gray, fourth is The Nether World। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। यानी कि एक नॉवल है ये, उसका प्रेफेस में ये बातें, ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे के नॉवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, The female spectator intended as a response to Edition and Steele's periodical was started by। यानी कि जो फीमेल स्पेक्टेटर है ये एडिसन, यानी कि एडिशन और स्टील जो पीरियोडिकल एसेज लिखते थे उनके रिस्पांस में एक जो फीमेल राइटर हैं उन्होंने एक फीमेल स्पेक्टेटर नाम से एक वर्क लिखा था। तो ये बताना है किसका ये वर्क है। ऑप्शन नंबर 1 इज फैनी बर्नी, सेकेंड इज एलिजा हेवुड, थर्ड इज सारा फील्डिंग, फोर्थ इज एफ्रा वेन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, एलिजा हेवुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर फोक फिक्शन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि ये बताना है कि जो सिल्वर फोक फिक्शन है ये कौन से नोवेल को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर वन पेस्टोरल नोवेल, ऑप्शन नंबर टू पिकारेक्स नोवेल, ऑप्शन नंबर थर्ड इज कंट्रीसाइड नोवेल, फोर्थ इज फैशनेबल नोवेल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो आज की इस क्लास में हमने टोटल 50 तक क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट 51 टू लेकर 100 तक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, जिससे कि क्या है थोड़ी टाइमिंग की एरर हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट में जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको आप जरूर देखें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ये जो मास्टर पेपर है और जो इसकी आंसर की है वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी की भी देख सकते हैं। तो थैंक नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।